हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं बाबर, जो हमारा मुग़ल शासक बाबर था उस पर क्लासेस हमारी चल रही थी। पीछे 5-6 क्लासेस हमने कर लिए। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण क्या थे, कि किन किन कारणों से प्रोत्साहित होकर या फिर किन वजहों से जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किए और पानीपत के युद्ध का कारण बना था। और इससे पहले हमने भारत पर जो पानीपत के युद्ध से पहले बाबर के 4 आक्रमण थे उनके बारे में देखा। सबसे पहले बाजौर और बेरा पर था 1519 में ही पेशावर पर आक्रमण था। उसके बाद नेक्स्ट होगा लाहौर पर किया था असफल आक्रमण। उसके बाद में जो उसने सियालकोट दीपालपुर पर किया था, लेकिन इसमें कुछ आक्रमण सफल रहे थे और कुछ आक्रमण असफल। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आक्रमण है, क्योंकि यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी जाएगी। तो आज हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा कब हुआ? 1526 ईस्वी में। इसकी सही तिथि अगर हम देखें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत है कहाँ पर स्थित? तो ये हरियाणा में स्थित है। अब युद्ध करता कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच होता है? तो मुग़ल शासक एक साइड तो था बाबर, दूसरी साइड अफ़गान शासक इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली का सुल्तान भी था। उसमें दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? दिल्ली में इब्राहिम लोधी। और वहाँ से आक्रमणकारी कौन बनकर आता है? मुग़ल शासक बाबर। तो इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कहाँ पर होता है? पानीपत नाम के एक शहर है। कहाँ पर है ये शहर? हरियाणा में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस लड़ाई की घटनाएं, कि कैसे कैसे ये लड़ाई शुरू होती है और कैसे कैसे इनका सिस्टम होता है सब कुछ। तो देखिए पानीपत की लड़ाई की घटनाएं, कि पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर अपने सैनिकों के साथ धीरे धीरे दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए। मतलब कि पंजाब पर मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो उसने पंजाब पर अधिकार किया, सियालकोट, दीपालपुर इत्यादि कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। यहाँ पर अधिकार करने के बाद बाबर जो अपने सैनिकों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। उसने इब्राहिम लोदी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सभी दिशाओं में अपने गुप्तचर भेज दिए। वो दिल्ली की ओर जा रहा है और दिल्ली में इब्राहिम लोदी जो है वो गद्दी पर बैठा है, तो इसलिए उसने जो है अपने गुप्तचर भेज दिए ताकि हमें जो है इसकी इब्राहिम लोदी के बारे में सारी बातें पता चल सके कि कैसे सैनिक तैयारियां कर रही है हमारे युद्ध करने के लिए। जो कौन कौन सी तैयारियां कर रहे, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए जो है बाबर ने अपने गुप्तचर भेज दिए। इस समय कहा जाता है कि बाबर के पास लगभग 12,000 सैनिक थे। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने उसके सैनिकों की संख्या 25,000 बताई है। मोस्टली 12,000 ही मानते, लेकिन जो कुछ आधुनिक नए इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि उस समय जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था आक्रमण करने के लिए, उस समय उसके पास 25,000 सैनिक थे। जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा तो मार्ग में दिल्ली सल्तनत के असंतुष्ट सरदारों ने उसका स्वागत किया। कि जो दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट अफ़गान सरदार थे या फिर कोई और शासक था जो कि इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करता था, तो वो जो है बाबर के साथ मिल गए कि हम जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ़ जो है आपके साथ हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी ने भी पूर्व सैनिक तैयारियां की पूरी तरह से। मतलब कि इब्राहिम लोदी ने भी जो सैनिक तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि बाबर ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया, दीपालपुर, सियालकोट इन क्षेत्रों को जीत लिया है और अब जो है वो मुझसे युद्ध करने के लिए दिल्ली की ओर आ रहा है अपने सैनिकों के साथ। इसलिए जो इब्राहिम लोदी ने भी सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। कुछ सैनिकों को शत्रु को रोकने के लिए भेज दिया। कि इब्राहिम लोदी ने क्या किया कि अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया दिल्ली की तरफ बाबर को रोकने के लिए, कि जब बाबर जो वो दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है या फिर दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया कि कुछ सैनिक पहले ही भेज दिए ताकि उसको बाबर को जो वो दिल्ली प्रवेश करने से रोक सकें।
26 जनवरी 1526 ईस्वी को पहली लड़ाई कि जो पानीपत के प्रथम युद्ध तो 21 अप्रैल को होता है। ये बात चल रही 26 जनवरी की कि पानीपत की लड़ाई से पहले जो एक छोटी लड़ाई होती है, पहली लड़ाई हुमायूं और हिसार फिरोजा के सिकदार हामिद के बीच हुई। कि जो हिसार का एक सिकदार था, मतलब कि सूबेदार था, इब्राहिम लोदी ने उसको सिकदार या फिर सूबेदार बनाया, तो उसका क्या नाम है, हामिद। तो हुमायूं और हामिद के बीच में जो एक पहली छोटी लड़ाई होती है 26 जनवरी 1526 ईस्वी को। हुमायूं ने बड़ी आसानी से हामिद को हरा दिया। उसके 100 सैनिक तथा 5-6 साथी भी छीन लिए, हाथी आएगा सॉरी, यहाँ पे 5 हाथी छीन लिए। इस विजय के विषय में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह हुमायूं का प्रथम युद्ध एवं प्रथम अनुभव और बड़ा ही उत्कृष्ट सुकून था। कि इस जो पहली लड़ाई थी ये हुमायूं के बीच में होती है और हिसार के सिकदार हामिद के बीच में होती है। तो हुमायूं ने हरा दिए उसको। तो बाबर को पता चला ना कि भाई हुमायूं ने उसको हरा दिए, तो बाबर को जो एक बड़ा सुकून मिलता है कि मेरा बेटा जो है वो अच्छी तरह युद्ध करना जानता है, उसने जो है शत्रु को हरा दिया। तो इसलिए ये बात जो है वो अपनी आत्मकथा में लिखता है कि यह हुमायूं का प्रथम युद्ध था, प्रथम अनुभव भी था युद्ध करने का, और एक बड़ा ही उत्कृष्ट सुकून था, जिससे कि बाबर को भी सुकून मिलता है कि हाँ मेरा बेटा जो वो युद्ध कला में निपुण है। इसने मतलब कि ये जो बाबर अपनी छोटी छोटी लाइनें या फिर कुछ कुछ जो है हम ये पढ़ रहे हैं ना बार बार कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बाबर ने उपरोक्त कथनों में से बाबर ने अपने आत्मकथा तुजु के बाबरी या फिर बाबरनामा में कौन सा कथन वर्णित किया है। तो आपको 3-4 लाइनें दे देगा नीचे, और उनमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेंशन की है। इसीलिए मैं ये आपको बार बार पढ़ा रही हूँ कि बाबर ने ये बात अपनी आत्मकथा में डाली है। नेक्स्ट कि हिसार फिरोजा पर अधिकार करने के बाद बाबर यमुना नदी की तरफ से, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी की तरफ से होता हुआ बाबर आगे बढ़ा था। कि हिसार पर अधिकार करने के बाद बाबर कौन सी नदी से होता हुआ आगे बढ़ा, तो यमुना नदी। दूसरी तरफ से इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना सहित बाबर के विरुद्ध बढ़ रहा था। मतलब कि इब्राहिम लोदी ने भी सैनिक तैयारियां कर ली और वह भी दिल्ली से निकल चुका था अपनी सेना के साथ, अपने शस्त्रों के साथ। इसी समय मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी वचन दिया कि वह इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सहायता करेगा। जो मेवाड़ का शासक था उसमें राणा सांगा, ये इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था, इसलिए इसने जो है बाबर का साथ देने का वचन दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत का ऐसा राजपूत शासक का नाम बताओ जिसने कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की सहायता की थी। तो राजपूत शासक कौन होगा, वो मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। 12 अप्रैल 1526 को बाबर की सेना पानीपत पहुंच गई। युद्ध कब स्टार्ट होता है, युद्ध स्टार्ट होता है 21 अप्रैल को, और हम पढ़ रहे हैं 12 अप्रैल की। मतलब 8-9 दिन पहले बाबर की सेना पानीपत पर पहुंच गई, पानीपत शहर में जहां युद्ध होना था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी भी अपने 1 लाख से अधिक सैनिकों, 1000 हाथियों सहित पानीपत पहुंच गया। कि बाबर के पास तो थे 12-13 हज़ार सैनिक, जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी अपनी सेना के साथ पानीपत पहुंचता है। तो उस समय इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से तो ज़्यादा सैनिक थे और 1000 हाथी थे, और वो पानीपत पहुंच गया। 8 दिनों तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही। 12 तारीख की बात है, 20 अप्रैल तक जो है दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही, किसी ने भी युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। ये हम पानीपत के युद्ध के बारे में ही डिटेल से पढ़ रहे हैं कि 8 दिनों तक जो है वो दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही, किसी ने भी युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। तो जब ये टाइम था ना या 8 दिनों का, तो इस टाइम का बाबर ने क्या किया था, बाबर ने किया था इस टाइम का यूज बहुत अच्छी तरह से। कि बाबर ने इस समय का सदुपयोग अपनी सेना की व्यूह रचना में किया, मतलब कि अपनी सेना को सेट करने में किया कि युद्ध स्थल पर जो अपनी सेना का ऐसा सिस्टम बना दे कि जब युद्ध करे तो हारने के चांस बहुत कम हो। बाबर की सेना के दाएं पक्ष की रक्षा तो पानीपत नगर ने की, कि जिस हिसाब से सेना खड़ी थी उसके दाएं पक्ष जो है पानीपत नगर था, तो उस साइड से तो जो है आक्रमणकारी आ नहीं सकते थे। बाएं पक्ष में बाबर ने एक गहरी खाई खुदवा दी, जिसकी किलेबंदी कर दी तथा खाइयों को पेड़ की टहनियों और पत्तों से ढककर
उन पर मिट्टी डाल दी गई, जिससे कि देखने वाले को ज़मीन ठोस लगी। कि पहले तो गहरी गहरी खाइयाँ खुदाई बाबर ने बाईं तरफ, फिर इन खाइयों को जो है पेड़ की टहनियों से ढका गया, ऊपर पत्तों से ढका गया, और उसके बाद जो ऊपर मिट्टी डाल दी गई, जिससे कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये ज़मीन ही है, जबकि था क्या, ज़मीन के नीचे खाई थी। जैसे ही सैनिक उस आएंगे, उस पर पेड़ की टहनियों पर खड़े होंगे, वो डायरेक्ट कहाँ पर गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये बाबर ने ऐसा सिस्टम बनाया था, ऐसी व्यू रचना की थी सुरक्षा के लिए। बाबर ने बीच में 700 बैलगाड़ियों को चमड़े के रस्सों से बांधकर पंक्ति में खड़ा कर दिया, कि 700 बैलगाड़ी खड़ी कर दी, और इनके पीछे जो वो तोपचियों को खड़ा किया गया। तोप चलाने के लिए पीछे तोपचियों को खड़ा कर दिया गया, और नियमित दूरी पर खाली जगह छोड़ दी गई। ये हम सारी जो है पानीपत के युद्ध की सारे के सारे जो है रचना पढ़ रहे हैं, व्यू रचना। बाबर की तरफ से कौन कौन सी तैयारियां की गई थी युद्ध लड़ने से पहले, तो हमने देख लिया कि बाबर ने क्या किया, कि बाबर के दाएं पक्ष की सेना की रक्षा तो पानीपत नगर कर रहा था, और बाएं पक्ष ने बाबर ने क्या किया, कि बाएं पक्ष में बाबर ने गहरी खाइयाँ खुदवा दी, उनको टहनी और पत्तों से ढककर उन पर मिट्टी डलवा दी, ताकि देखने वाले को ज़मीन ठोस लगे। फिर बाबर ने बीच में जो है क्या किया, बीच में उन्होंने पेड़ की बैलगाड़ियाँ खड़ी करवा दी, और उसके पीछे जो अपने तोपे लगवा दी, और तोपचियों को खड़ा कर दिया कि बैलगाड़ियों के पीछे खड़े होकर जो है आप तोप चलाना, और नियमित दूरी पर जो है जगह छोड़ दी। नेक्स्ट, कि दाएं केंद्र में उस्ताद अली के तोप खाने लगाए गए, कि जो मतलब कि तोप खड़ी की गई थी, तो दाएं तरफ में जो है उस्ताद अली खान के तोप खाने लगाए गए, तथा बाईं साइड जो मुस्तफ़ा खान के तोप खाने लगाए गए। कि जो बीच में बाबर ने तोपें लगाई थी, उसमें दाएं पक्ष जो है उस्ताद अली संभाल रहा था तोपों को मतलब उस्ताद अली चलाएगा, और जो बाईं साइड में है उसमें से जो है मुस्तफ़ा खान जो वो तोप चलाएगा। तुलुगमा पार्टी के सैनिकों को खड़ा किया गया बीच में, कि बीच में तुलुगमा पार्टी के सैनिकों को खड़ा किया गया, जो शत्रुओं की आंख में धूल झोंककर उन्हें चारों ओर से घेरने का कार्य करते थे। ये हमने पीछे पढ़ा था कि बाबर ने जो है उज़्बेकों से तुलुगमा युद्ध प्रणाली सीखी थी। इसके अनुसार क्या किया जाता है कि जो शत्रु होता है उसको घेरने का काम किया जाता है, कि शत्रु को उसके आंख में धूल झोंककर उसको चकमा देकर जो चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और फिर शत्रु की हत्या कर दी जाती है। बाबर ने अपनी सेना के दाएं पक्ष की कमान जो है हुमायूं और ख्वाजा कला को सौंपी, तथा बाएं पक्ष की कमान जो है सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा को सौंपी। तो हमने ऊपर जो ये दाएं बाएं था, ये तो हमने तोप खाने के बारे में पढ़ा, कि तोप खाने का दाएं तरफ का सिस्टम कौन संभाल रहा है, उस्ताद अली खान, और बाएं तरफ का कौन संभाल रहा है, मुस्तफ़ा खान। उसके बाद बीच में तुलुगमा पार्टी के सैनिक हो गए। अब जो है उसके कंप्लीट जो सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिकों में जो है दाएं पक्ष की कमान कौन संभाल रहा था, हुमायूं और ख्वाजा कला, और बाएं पक्ष की कमान कौन संभाल रहा था, सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा। स्वयं बाबर ने सेना के मध्य भाग की कमान संभाली, कि कुछ सैनिक लेकर बाबर जो वो बीच में खड़ा हो गया, तथा अब्दुल अजीज कोका के नेतृत्व में एक आरक्षित सेना रखी गई, जिसका प्रयोग आपातकाल स्थिति के लिए किया जाना था। कि अब्दुल अजीज कोका जो है एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में एक सुरक्षित सेना, आरक्षित मतलब सुरक्षित सेना रख दी गई, जिसका प्रयोग कब किया जाना था, आपातकाल स्थिति में। आपातकाल मतलब कि युद्ध में ऐसी स्थिति बन जाए कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहे, शत्रु जो है वो पर विजय प्राप्त करने वाला हो, तभी जो है इस सेना का प्रयोग किया जाए। मतलब कि बिल्कुल मुश्किल घड़ी में अगर बाबर युद्ध हार रहा हो, या फिर बाबर की सिचुएशन खराब हो, या फिर शत्रु जो वो बाबर को मारने लगे, उस समय जो आपातकाल आएगा, और आपातकाल की स्थिति में इस आरक्षित सेना का, इस सुरक्षित सेना का जो है प्रयोग किया जाएगा। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी ने बाबर की व्यू रचना का अध्ययन सावधानी से नहीं किया। दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोदी बैठा रहा 8 दिन, उसने जो है ना तो बाबर की तरफ ध्यान दिया कि ये ऐसे क्या सिस्टम कर रहा है, ये खाइयाँ क्यों खुदवा रहा है, ये कैसे कैसे अपनी सेना का सिस्टम जचा रहा है, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, जबकि ये आराम से बैठा रहा। उसने सैनिक भी अनुभवहीन थे इब्राहिम लोदी के, जो कि लूटपाट के उद्देश्य से सेना में भर्ती हुए थे। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के
हाथियों की सेना पर ज़्यादा निर्भर थे। एक तो दूसरी तरफ तो पहला फॉल्ट तो यही हो गया ना इब्राहिम लोदी का, कि इब्राहिम लोदी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ है कि इब्राहिम लोदी के जो सैनिक भर्ती किए थे वो इतने ज़्यादा कुशल नहीं थे, वो इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, मतलब कि वो युद्ध में बहुत अच्छी तरह से लड़ सके, इतने युद्ध कला में निपुण नहीं थे। दूसरी तरफ बाबर के सैनिक जो थे वो बहुत अच्छे थे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से युद्ध करना जानते थे। इब्राहिम लोदी की सहायता के लिए ग्वालियर का शासक विक्रमजीत युद्ध स्थल पर पहुंचा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी की सहायता करने के लिए युद्ध स्थल पर कौन शासक आया था, तो ये ग्वालियर का शासक विक्रमजीत आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने तो इब्राहिम लोदी की हेल्प की थी, जबकि राजपूत शासक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ अपनी सहायता किसको दी थी, बाबर को दी थी। मतलब कि राणा सांगा खुद तो नहीं आया था युद्ध स्थल पर, लेकिन उसने जो अपनी सेना भेजी थी बाबर के पास कि आप मेरी सेना का यूज करो युद्ध करने के लिए। अब युद्ध शुरू हो जाता है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेनाओं पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया कि 8 दिनों तक एक दूसरे के सामने सेनाएं खड़ी रही। इब्राहिम लोदी की तरफ से तो कोई जवाब आया ही नहीं। अंत में जो है 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी पर हमला करने का जो है ऑर्डर किसने दिया, वो बाबर ने दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ और शत्रु पर हमला करो। दूसरी तरफ से दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भी आक्रमण का आदेश दे दिया। सुबह 9 बजे दोनों ओर से मारकाट शुरू हो गई। जैसे ही अफगान मतलब दिल्ली सल्तनत के सैनिक आगे बढ़े, गहरी खाइयों को देखकर घबरा गए कि जब वो आगे बढ़े तो उनको ये ज़मीन जो उन्होंने गहरी खाई खुदवाकर ज़मीन मिट्टी लगा तो उनको देखकर डर गए, क्योंकि उनको पता था इन पर पैर रखते जो है हम नीचे गिर जाएंगे खाई में। बाबर के तुलुगमा पार्टी के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने अपनी तोपों से अफ़गानों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। देखो, तुलुगमा पार्टी के सैनिकों ने घेर लिया, उनको बाहर जाने नहीं दिया। इब्राहिम लोदी के सैनिकों को बाबर के सैनिकों ने घेर लिया, बाहर जाने नहीं दिया और दूसरी तरफ से तोप चलाने शुरू कर दी और इन तोप के गोलों से जो इब्राहिम लोदी के काफ़ी सैनिक मारे गए। दोपहर तक इब्राहिम लोदी की सेनाएं पूरी तरह से हार गई। युद्ध में इब्राहिम लोदी के 15,000 से अधिक सैनिक जो मारे गए, क्योंकि बाबर के पास तोपें थी और तोपों से जो है वो एक समय में जो है काफ़ी सैनिकों को ख़त्म किया जा सकता था। ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध के मैदान में मारा गया। अब इसी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया था। इससे युद्ध में आने से ही पहले जो है एक बार पहले हुमायूं से ये विक्रमजीत मिला होगा और विक्रमजीत ने जो हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया था और हुमायूं ने यह कोहिनूर हीरा अपने पिता बाबर को दिया, लेकिन बाबर ने कहा कि हुमायूं ये हीरा तुम अपने पास ही रखो। इसीलिए जो ये हीरा हुमायूं के पास ही था, कोहिनूर हीरा। तो ये पूछ लिया जाता है कि हुमायूं के पास कोहिनूर हीरा कहाँ से आया या फिर हुमायूं को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था। और ग्वालियर का राजा विक्रमजीत इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ युद्ध स्थल पर मारा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था पानीपत का युद्ध। सारी घटनाएं मैंने पढ़ा दी आपको कि कैसे कैसे युद्ध शुरू होता है, किसके पास कितने सैनिक थे, किसने लड़ाई शुरू की, बाबर की व्यूह रचना कैसी थी, उसने कैसे अपनी सेना को सिस्टम बनाया था युद्ध स्थल पर लड़ने का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाबर जो है जीत किसके कारण प्राप्त कर पाया, तोप खाने के कारण और एक अपना सिस्टम सेट करने के कारण, कि उसने अपनी सेना का नेतृत्व अच्छी तरह से संभाल लिया था। बीच में खुद था, दाईं तरफ और बाईं तरफ के जो थे नेतृत्व करता वो भी काफ़ी अच्छे ट्रेंड सैनिक थे, जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के सैनिक इतने अच्छे नहीं थे। ना ही उसने ऐसा कुछ प्लानिंग की थी कि दाएं तरफ की तुम संभालो, बाएं तरफ की। एक साथ सेना टूट पड़ी थी और एक साथ जाने से जो वो खाइयों को देखकर सैनिक घबरा गए और तोप के गोलों के शिकार हो गए। इसी कारण जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाता है अपने परिवार सहित। तो देखो, एक तरफ तो थे 12-13 हज़ार सैनिक, दूसरी तरफ से थे 1 लाख से ज़्यादा सैनिक और 1200 हाथी, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा सेना हार गई और कम सेना जीत गई। कारण क्या था? अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ युद्ध किया बाबर ने, जबकि इब्राहिम लोदी के सैनिक जो है
बिना ट्रेनिंग के, बिना प्लानिंग के युद्ध लड़ रहे थे। इसीलिए जो है कम सैनिकों ने ज़्यादा सैनिकों को हरा दिया और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की। इसके बाद जो है भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसे नेक्स्ट क्लास में जो हम पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम देखेंगे कि इस युद्ध के जो है क्या क्या परिणाम निकलते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन, जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।